नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रीजनेबल रैशनल। रीजनेबल रैशनल इस का क्या मतलब है, ऑथर हमें इस चैप्टर में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, या ब्रीफली बर्ड्स व्यू क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में वेल्थ जनरेट करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वेल्थ जनरेट करने के लिए जो हमें माइंडसेट चाहिए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या हैं। हम लॉजिक नहीं देखते हैं, वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। हम अपने इमोशंस के साथ चलते हैं, हम अपने इमोशन की इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को फोकस में रखते हुए ये सोचना है कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू आवर वेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू आवर फाइनेंसेस, तो कहते हैं ये जो हमारे इमोशंस जो हैं हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं और हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। सो यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक हम इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस से चलते हैं, जैसे कि पहले बताया। लॉजिक्स जो है हम बहुत कम लगाते हैं, और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑथर बताते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनमें डेफिनेटली जो हमें है एक तरीके से अपने इमोशंस को ध्यान में रख के उनको डिसीजंस को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन अ लॉन्ग टर्म जो हैं ये जो हमारे इमोशनल डिसीजंस हैं वो ज़्यादा सही होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवर लॉजिकल रैशनल डिसीजंस। तो ये एक हमें क्लियर कट मैसेज देते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे इस चैप्टर में आगे एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, टेस्टिमनी शेयर करते हैं किस तरीके से जो लॉजिक है या रैशनल है वो हमारे कहते हैं लॉन्ग टर्म में हमारे इस काम नहीं आता या उतना साथ नहीं देता जितना हमारे इमोशंस, या कहते हैं कि रीजनेबल माइंड जो है, रीजनेबल थिंकिंग जो है वो हमारे काम आती है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं जूलियस वैगनर की। जूलियस वैगनर वाज ए साइकेट्रिस्ट जिन्होंने सेफिलिस, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी कहते हैं एक डिसऑर्डर की उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसको क्योरेबल कैसे किया, उन पे उन्होंने रिसर्च करके सारी इस बीमारी का जो है, जो कि लाइलाज बीमारी तब तक मानी जाती थी, 1930s 1920s की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा। और वो कैसे किया, वो सारा एपिसोड क्या था, उससे क्या सीख मिली, वो सारा ऑथर इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये जो मिस्टर जूलियस वैगनर थे, जैसे पहले बताया ये साइकाइट्रिस्ट थे, इन्होंने ये बात देखी कि जो सेफिलिस के मरीज थे, सेफिलिस मींस ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इस मेंटल डिसऑर्डर में इन्होंने पाया कि जिन पेशेंट्स को सेफिलिस था और उनको बुखार होता था, सेफिलिस के साथ साथ वो बुखार के शिकार होते थे, वो रिकवर हो जाते थे। वो समहाउ एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स जो कि बीमार नहीं होते थे, उनके कंपैरेटिवली वो ठीक हो जाते थे, जिनको बुखार होता था, और वो कहते हैं क्योरेबल हो जाते थे। अदरवाइज़ जो थे, जिनको सेफिलिस होता था और बुखार नहीं होता था, उनकी डेथ हो जाती थी, उनके सर्वाइवल रेट बहुत कम था। तो इन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को नोट किया और डाटा इकट्ठा किया कि जिन पेशेंट्स को बुखार होता है, चाहे वो किसी भी वजह से होता है, तो वो जो हैं उनका कहते हैं सर्वाइवल जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो है ज़्यादा होता है। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सारे फैक्ट्स एंड डेटा को ध्यान में रखते हुए खुद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। और वो एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लो डोज मलेरिया की या लो डोज ऑफ फीवर बैक्टीरिया जो हैं उनकी डोज इन्होंने इंजेक्ट की उन पेशेंट्स में जो सेफिलिस के थे। और इन्होंने उस ट्रायल्स में, हिट एंड ट्रायल मेथड में, जो इनकी एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें पाया कि अगर 10 पेशेंट्स थे, उसमें से 6 पेशेंट्स को ये सर्वाइव करवा पाए या 6 को वो बचा पाए इस सेफिलिस बीमारी से, एज़ कम्पेयर टू अर्लियर रिजल्ट्स, जहाँ पे कहते हैं सर्वाइवल रेट जो था 3 पीपल था आउट ऑफ 10।
या 3 पेशेंट्स आउट ऑफ 10 पेशेंट्स बच बच पाते थे। तो यहाँ पे जब ये इन्होंने एक तरीके से पाया और रिज़ल्ट ये इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए, बार बार दोबारा दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किए और ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जब उनको एक फ़ीवर की डोज दी जाती है, या कहते हैं उनको फ़ीवर आता है उन पेशेंट्स को जिनको सिफिलिस होता है या जिनको मेंटल डिसऑर्डर ये होता है सिफिलिस, तो वो क्या है रिकवर हो जाते हैं। अब ये जो सो कॉल्ड मलेरिया या फीवर होता है, इसकी होने की वजह से वो सेफलिस का ठीक होना ये इंटरलिंक्ड होता है। ये सारी इन्वेंशन ये करते हैं, ये सारा ये रिसर्च फाइंड आउट करके ये फाइनली इस्टेब्लिश कर देते हैं, और इनकी वजह से इनको 1929 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। तो ये वहाँ से बहुत मशहूर होते हैं। और यहाँ पे ये एक तरीके से एक मलेरिया थेरेपी जो है सेफिलिस जो सेफिलिस से ग्रसित मरीज होते हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक थेरेपी नई इन्वेंट होती है उस वक्त, मलेरिया थेरेपी, जहाँ पे यही किया जाता है कि जो सेफिलिस के मरीज होते हैं उनको एक तरीके से लो डोज ऑफ फीवर मलेरिया बैक्टीरिया की दी जाती है, और उनको एक तरीके से फीवर उनकी बॉडी में डेवलप होता है। उस फीवर के डेवलप होने से क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं सेफिलिस के वो मर जाते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। उस बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने से सेफिलिस के बैक्टीरिया मर जाते हैं, और उसके मरने से क्या होता है सेफिलिस जो है क्योरेबल हो जाता है। और जो मलेरिया होता है वो उनको क्विनीन दे के उस वक्त क्योरेबल कर लिया जाता था, क्योंकि मलेरिया इतना बड़ा इशू नहीं होता था। उनको क्विनीन दे के या उस वक्त जो सो कॉल्ड जितने भी ऐसे एंटी मलेरियल टैबलेट्स होते थे वो दे के ठीक कर लिया जाता था। लेकिन सेफिलिस के केस में उस वक्त पेनिसिलिन जो है एक तरह से एंटी बैक्टीरियल, या कहते हैं एक तरीके से जो एंटी वायरल मेडिसिन दी जाती थी या इंजेक्ट किया जाता था, वो भी उस वक्त कहते हैं फेल हो गया था इन केस ऑफ सेफिलिस के जो मरीज थे। लेकिन ये एक सिंपल डोज जो है मलेरिया की देने से कहते हैं एक सेफिलिस जैसी भयानक या एक जानलेवा बीमारी से बच पाना, ये जो एक तरह से बहुत बड़ी एक समाज को, एक इंसानियत को बहुत बड़ी देन दी डॉक्टर ने, और इसके लिए उनको एक तरह से जैसे पहले बताया नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं ऑथर, बताना ये चाहते हैं कि ये जो है मलेरिया था, या जो कहें ये जो फीवर था, ये क्या करता था, जैसे पहले बताया कि बॉडी में आपके रेजिस्टेंस पैदा करता था, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता था। उससे क्या था कि बैक्टीरिया जो थे सेफिलिस के वो मर जाते थे, और बॉडी जो थी या बीमार जो था पेशेंट था वो क्योर हो जाता था, वो उसको बीमारी ठीक हो जाती थी। अब ये जो फीवर है, ये फीवर में क्या होता है, जनरली फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसमें हम बहुत पेनफुल सिचुएशन महसूस करते हैं, हमें हर्ट महसूस होता है। और जनरली हम सोसाइटी में हम फीवर को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, हम चाहते हैं, और जब भी हमें फीवर होता है हमें बॉडी एक होती है और हमें एक तरीके से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमें गर्मी लगती है, तो हम चाहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम गोली खाएं और इससे छुटकारा हमारा हो जाए। लेकिन यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि ये बीमार होना या ये जो फीवर होना, ये इट्सेल्फ ये है हमारा एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। हमें ये चीज़ को समझना चाहिए, हमें इसको दबाना नहीं चाहिए। अगर हमारे बॉडी में कहते हैं आपको बुखार हो रहा है तो ये अच्छा सिग्नल है। अच्छा सिग्नल इसलिए है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और आपकी जो बीमारियां अंदर इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये उसका संकेत है, ये आपके लिए अच्छा है। इस चीज़ को अगर आप दबाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ये आपके लिए उल्टा काम करता है, आपके लिए नेगेटिव है ये, तो ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम तो फिर अगर फीवर हमारे लिए अच्छा है तो हम इसको क्यों दबाते हैं, इसको हम क्यों खा के गोलियाँ इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहले बताया कि ये हमें हर्ट करता है क्योंकि इससे हमें अनकंफर्टेबिलिटी होती है। तो इसके लिए हम क्या है डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें जो मर्ज़ी दो, हमें ठीक कर दो, हमने ये हर्ट जो है हम महसूस जो मतलब इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं।
तो हमें इस सो कॉल्ड टेम्पररी हर्ट को कहते हैं जो बियर ना करते हुए हम चाहते हैं कि इमिडिएटली उससे बाहर आ जाएं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फिर कुनीन या और जो एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि हमें इसकी जो एक प्लस पॉइंट है, जो इसकी वैल्यू है फीवर की, उसको समझना है, उसके फ़ायदे को समझना है कि ये लॉन्ग टर्म में हमारे को कितना बेनिफिट देता है, हमें और इन्फेक्शन से और तरह की बीमारियों से, बैक्टीरिया से कैसे हमें बचाता है। और इसी तरीके से ये अगर इसको इसलिए बताते हैं कि ये जो सारा इन्फेक्शन को बचाना जो है, ये एक तरीके से जो फीवर का बॉडी में आना ये रीज़नेबल है, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो इसी तरीके से ऑथर हमें कंपेयर करके फीवर को हमें एक मैसेज देते हैं इस चैप्टर में, इस फीवर के थ्रू, कि हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी वेल्थ मैनेजमेंट है, उसमें भी हमें क्या करना है, हमें अकेला लॉजिक नहीं लगाना है, उसमें भी हमें रीज़नेबल एक थॉट प्रोसेस रखते हुए, रीज़नेबली सोचते हुए, रीज़नेबल एक तरह से मैनेजमेंट करते हुए अपने सो कॉल्ड वेल्थ को संभालना है, मैनेज करना है और लॉन्ग टर्म में हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है एक रैशनल लॉजिकल प्रोसेस है और उसको हम उसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ये गलत है। और यहाँ पे बताते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है उसमें भी आपको एक ये मान के चलने पड़ेगा कि वो एक रीज़नेबल मेथड होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी देते हैं, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, कहते हैं एक रैशनल इन्वेस्टर होते हैं, एक रीजनेबल इन्वेस्टर होते हैं। जो रैशनल इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा लॉजिक के साथ, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ सारी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी वेल्थ की मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन जो रीजनेबल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सो कॉल्ड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो ये कहते हैं मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़, उनकी एक तरह से उनके डिसीजन से, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से जो है कहते हैं डिसाइड करते हैं कि कैसे मैनेज करना है वेल्थ को। उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट से जब ये मैनेज करते हैं तो ये एक रीज़नेबल वेल्थ मैनेजमेंट का तरीका है। और इसका जो लॉन्ग टर्म में अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो ये होता है, जो लॉजिकल या रैशनल तरीके से एक मैनेजमेंट करने वाला इंसान है, जो रैशनल इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू रीज़नेबल इन्वेस्टर। तो हमें क्या करना है लाइफ में, हमें रीज़नेबल इन्वेस्टर बनना है। और जब हम रीज़नेबल इन्वेस्टर बनते हैं तो उसका बेनिफिट जैसे पहले बताया, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों के एक्सपीरियंस की, लोगों के इमोशंस की, लोगों का कहते हैं आपस में एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट करने की या सिम्बियोटिक रिलेशन की। तो उससे क्या होता है कि एक इंसान का एक्सपीरियंस ना होकर बहुत लोगों का एक्सपीरियंस काम करता है। अब जब बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपकी बेनिफिट में, आपकी फेवर में काम करता है, तो डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपकी ज़्यादा फेवर में होता है, लंबे समय में आप फेवर में चलते हैं, आपके सब डिसीजन जो हैं। तो ये हमें इस चीज़ को, इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना है। रैशनल लॉजिकल डिसीजन में जो है वो आप अकेले लेते हैं, उसमें ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और वो ज़्यादा मोर और लेस आपकी ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होता है और हमें उससे कहते हैं जबकि बचना है लॉन्ग टर्म में। अब इसमें फाइनली इस चैप्टर को ऑथर इसी चीज़ के साथ कंक्लूड करते हैं कि ये जो हमारा सो कॉल्ड हमने वेल्थ मैनेजमेंट की बात की, कि यहाँ पे हम एक बात और समझना चाहेंगे या समझना चाहिए हमें, वो ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे एक हमारी बाइजनेस आती है जिसको होम बाइजनेस कहते हैं। हम इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में, उन चीज़ों में करते हैं जो कि हमारे सो कॉल्ड सराउंडिंग में है या हमारे कंट्री में है या हमारे स्टेट में है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हम ओवर द सी चीज़ों में हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमें लगता है कि ये हमारे सो कॉल्ड कम्युनिटी में रिलेटेड नहीं है या हमारे सो कॉल्ड सोशल नेटवर्क में नहीं है, अंटर और अनलेस जब उनमें से हमें कोई एक्सेप्शनल बेनिफिट ना हो। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करके उनमें एक्सेप्शनल बेनिफिट होता है तो हम वो उनको मान के चलते हैं कि ये रीज़नेबल है। अंटर और अनलेस वो रीज़नेबल हमें रिजल्ट नहीं मिलते तब तक हम वो उनको इलॉजिकल मानते हैं या उनको रैशनल मानते हैं और इर्रेशनल मानते हैं और उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
लेकिन यहाँ पे फाइनली ऑथर बताते हैं कि इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कि हमें फाइनली जो है एक तरीके से लाइफ में रीज़नेबल इन्वेस्टर बनना है, ना कि लॉजिकल या रैशनल इन्वेस्टर बनना है। क्योंकि रीज़नेबल इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और सबका चहेता होता है, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलता है, एज़ कम्पेयर टू रैशनल इन्वेस्टर जो कि ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होता है, लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं उनकी होती, और वो उसके डिसीजन जो है वो उसमें लोगों का जो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होता, और लॉन्ग टर्म में वो एक तरीके से उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ रीजनेबल ब्लीक रैशनल। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सरप्राइज। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।